Hey everyone, my name is मोहम्मद इमरान. Welcome back to our YouTube channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं the very important chapter of class 9 physics, motion. ठीक है जी? So in this chapter we will be discussing what is motion all about. और motion से रिलेटेड हमारे पास जो different terms हैं जैसे कि आपका distance हो गया, displacement हो गया, speed हो गया, velocity हो गया, acceleration हो गया. ठीक है? ऐसी बहुत सारी terms आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आसपास जो चीजें होती हैं हम उनकी उनको दो स्टेट्स बताते हैं कि वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करती होती है. मतलब इट्स ऑल अबाउट मोशन एंड रेस्ट. ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. ठीक है, टाइम तो चेंज हो रहा है बट इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, इन द सेम वे मोशन जो है वो क्या होता है, मोशन को भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं. हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के चेंज होने के साथ साथ उसकी पोजीशन में भी चेंज आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज मोशन. हमारा इस चैप्टर में पूरा फोकस जो रहेगा वो मोशन, बॉडी इन मोशन के ऊपर रहेगा हमारा कंप्लीट फोकस. और उसकी स्पीड में क्या चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मोशन पार्ट फर्स्ट. सो मोशन इज an object is in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object. This is very important. यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है. ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेना होता है जिसको रेफरेंस लेके आप क्या शो करते हैं कि देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे मैंने एक ट्री लिया है. द ट्री इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, एंड दिस विल बी टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट. You can see from the picture that after 2 seconds, let's suppose the whole situation, we start the timer from 0. Okay, so after 2 seconds what we can see is the man or the boy is shifted away from the tree, right? So after 2 seconds आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ट्री से क्या हो चुका है, थोड़ा सा दूर हो चुका है. फिर आप 4 seconds के बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका ये सेम ही ऑब्जेक्ट है, ये और दूर जा चुका है. तो यहां से ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि टाइम के चेंज होने से अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, मतलब उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज इन मोशन. सिंपल. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. मोशन को और बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं. वन इज द डिस्टेंस एंड द अदर वन इज द डिस्प्लेसमेंट. यस, दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स. इससे पहले हम क्या करते हैं, इनको जनरली एक दूसरे के जगह पर यूज करते होते हैं, बट आज के बाद हमें पता लग जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों जुदा होती हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा. जैसे कि डिस्टेंस में आप देख सकते हैं, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. मेरे पास कोई दो पोजीशंस हैं या दो मान लीजिए टाउन्स हैं. ठीक है, एक को मैं मोशन की इनिशियल पोजीशन मान रहा हूं, एक को मैं फाइनल पोजीशन मान रहा हूं, राइट? तो मेरा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से या टाउन ए से टाउन बी जा रहा है, तो जो पाथ कवर करेगा, जो उसकी टोटल लेंथ होगी, उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हमारा जो मोशन होता है वो डिस्टेंस बेस्ड ही होता है ज्यादातर केसेस में. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. तो ये हमारा एक्चुअल लेंथ था और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता है. मेरे पास कोई दो टाउन्स हैं, आप इस पिक्चर से इसको अपने माइंड में इसको काफी क्लियर कर सकते हैं. लेट्स सपोज कीजिए टाउन ए और टाउन बी है मेरे पास. ठीक है, कोई भी आपके आसपास दो टाउन्स होंगे, आप उनको एज्यूम कर लीजिए. अब टाउन ए से टाउन बी आपको जाना है तो जनरली आप बाय रोड जाएंगे, है ना. अगर टाउन्स बहुत दूर होती हैं तब वहां पर ऐसा होता है कि हम बाय एयर जाते होते हैं, वरना जनरली हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज ईदर द कार, द बस, द ट्रेन और बाय एनी टू व्हीलर, राइट? सो वहां पर होता क्या है कि जब आप टाउन ए से टाउन बी जाते हैं, या जो दो मेगा सिटीज हैं उनमें जाते हैं, तो हमारा रास्ता जो होता है वो सेवरल टाउन से होता हुआ गुजरता है. हम क्या करते हैं, और छोटी मोटी टाउन्स को विद इन दी, मतलब हम रास्ते को इस तरह से प्लान करते हैं कि छोटे छोटे टाउन्स भी उसके अंदर क्या हो जाए, कनेक्ट होते जाएं. तो ये हमारा क्या है, व्हेन आई मूव फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द पाथ आई एम गोइंग टू कवर. सो इन दिस केस यू कैन सी ए से बी जाने का जो रास्ता है, आपने जो टोटल पाथ, जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हुआ, उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर मुझसे कोई शॉर्टेस्ट पाथ पूछे तो वो क्या हो सकता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, the straight path, the line that connects two positions, the straight line, right? जैसे कि let's suppose कीजिए यहां पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा.
अगर आप लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर ऐसे करते हैं, that will not be the shortest path. So shortest path क्या होता है? The straight line, the straight path between the two positions, right? So इसको कहा जाता है displacement. अब जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, जनरली हम लोग जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, वो कार बस वगैरह होती हैं, तो वो कभी स्ट्रेट रास्ते पे नहीं जाते। हम अपने रोड को इस तरह से प्लान करते हैं कि छोटी टाउन्स को भी कनेक्ट किया जाए। तो जनरली हमारा जो दो टाउन्स के बीच में हमारे पास जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते होते हैं? डिस्टेंस फाइंड करते होते हैं। मतलब उन दो टाउन्स के बीच का हमें क्या दिया होता है? डिस्टेंस दिया होता है। लेट्स सपोज हम दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें, तो दिल्ली और चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो आता है 250 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट पाथ नहीं है, वो सेवरल टाउन्स को कनेक्ट करता हुआ जाता है, तो उसमें बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स है। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकली तब हो सकता है जब आप हेलीकॉप्टर को यूज करें। अब हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो दो टाउन्स के बीच का जो भी पाथ है, अगर आप उसको हेलीकॉप्टर से कवर करते हैं तो क्या होगा? आपने हेलीकॉप्टर में यहां बैठे आप और आप उड़ के उसको स्ट्रेट आपने कहां लैंड कर दिया? बी पे लैंड कर दिया। तो इन दैट केस हमारा जो पाथ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है, और तब हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जनरली हमारी डिस्प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी होती हैं डिस्टेंस से। अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ट्विस्ट एंड टर्न से। डिस्प्लेसमेंट में वो आपका क्या है? स्ट्रेट पाथ है। सो आई होप इट्स क्लियर कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं बाय टेकिंग सेवरल अदर एग्जांपल्स एज वेल। सो यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, लेट्स सपोज कीजिए ये हमारा एक केस है, इससे शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, पोजीशन सी है, पोजीशन डी है। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आपको इस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करना है और आपको ए से सी जाना है। तो ए से सी जाने के लिए पहले आप ए से बी जाएंगे, फिर आप बी से सी जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे टोटल लेंथ कितनी हुई, जो आपने ये जो पाथ कवर किया इसकी टोटल लेंथ क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास जो रेडियस है वो 7 है। तो इन दिस केस दिस विल बी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और आई कैन से हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो ये आपका हो जाएगा 2 into 22/7 into r आपका 7 है, और इस टोटल का आप क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो 7 goes for 7, 2 goes for 2, and the answer is 22 मीटर। लेट्स सपोज कीजिए मीटर्स में। तो A से लेके C का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया? 22 मीटर। नाउ अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा? आपको पता है कि हमारा क्या होता है? स्ट्रेट पाथ होता है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके केस में क्या होगा? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस आप A से O तक जाएंगे और O से C तक जाएंगे, तो 7 + 7 तो आपका कितना आ जाएगा? 7 मीटर विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। इस केस में आपका डिस्टेंस कितना आया? 22, और डिस्टेंस कितना आया? 7। चलिए इस केस में देखते हैं। लेट्स सपोज कीजिए ये हमारा एक पाथ है, A से B और B से B से C। तो आपको A to C निकालना है डिस्टेंस, और A to C निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज कीजिए दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। डन। नाउ A से B मान लीजिए कि 4 मीटर है, और B से C लेट्स सपोज दिस इज 3 मीटर। So when I say what is the distance between A and C, what I will be doing is I will be adding A to B, that is 4, to B to C, that is 3. So the distance will be 4 plus 3, that equals to 7 meter. Now in the case of displacement में फिर से आपके पास क्या होगा? The shortest path मतलब the straight line। अब अगर मैं A से C स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वह ऐसे ड्रॉ होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो पॉइंट A और पॉइंट B है उसके बीच में जो लाइन है दैट इज द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे 4 और 3 है, तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 आएगा। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड भी कर सकते हैं। बट एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसमें क्या होता है? 3 नंबर होते हैं जो जनरली हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसकी साइड्स होती हैं। तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसमें 3, 4, 5। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब AC कितना आ जाएगा? 5। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। डिस्टेंस क्या आ गया? 7। आप देख सकते हैं कि इन एवरी सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस। आपका जो डिस्टेंस होता है इट मे और मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। ये आपका टोटल
लेंथ ऑफ द पाथ होती है, किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो डजंट मैटर, बट इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट में खास ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पास दो पोजीशंस होती हैं, आप पोजीशन ए से पोजीशन बी जा रहे हैं, सो यू मस्ट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मतलब आपका जो पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए बिटवीन दी टू पोजीशंस, प्रैक्टिकल हो या ना हो, ठीक है। अब ए से बी, मान लीजिए चंडीगढ़ हम दिल्ली की बात कर रहे थे, तो हर किसी के पास हेलीकॉप्टर तो होता नहीं है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो कवर करेगा जो हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करेगा, बाकी डिस्टेंस तो आप किसी भी व्हीकल से कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका क्या होगा, द रोड्स गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ टू दिल्ली, ठीक है। इनके में जो भी रोड्स होंगे वो सारे के सारे क्या कवर्ड होंगे, एज डिस्टेंस माने जाएंगे, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये भी हमारे पास दो और केसेस हैं। आपका जो मोशन है वो ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, ठीक है। यहां आपसे कोई पूछता है डिस्टेंस क्या है, तो मान लीजिए आपके पास ये जो है 3 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। सो अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो आप डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे स्ट्रेट अवे, 3 + 4 + 3 दैट इज 10 मीटर, ओके। हम ऐसा करते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजीनेस आ जाएगी, बताऊंगा मैं कैसे आएगी। डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम होती ही है, यहां तो आपको पता है कि को डायरेक्टली ऐड करना होता है। प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी जब हम जो है डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। तो ये आपका हो गया 6 + 8 दैट इज 14 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस, राइट। नाउ व्हाट द डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से बनती है। लेट्स सपोज कीजिए ये मिड पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 4। अगेन वी आर हैविंग द पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो 3 4 विल मेक दिस एज 5 एंड दिस 4 3 विल अगेन मेक दिस एज 5। सो 5 + 5 दैट इज 10 मीटर। सो ऐसे आप डिस्टेंस और क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कोई भी सिचुएशन आपको गिवन हो तो आप करेंगे क्या, आप उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या आपको पाथ गिवन है, तो जो भी पाथ होगा उससे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप खास ध्यान रखेंगे कि जो आपको दो पोजीशंस दी गई हैं, इनिशियल और फाइनल, उनके बीच में जो पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब ये वाला केस लेते हैं। लेट्स सपोज कीजिए इसमें जो मोशन है हमारा वो आपका ए से सिर्फ बी तक का है। अगेन मैं इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर्स ले रहा हूं, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो आपको पता है कि यू हैव टू फॉलो दिस पाथ, राइट। सो दिस इज 1/4 ऑफ द टोटल पैरामीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और दिस इज 2 × 22/7 और इनटू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 7 7 से चला गया और ये आपका 2 उस पे चला गया और ये 11 आ गया। सो द डिस्टेंस इज 11 मीटर। Now what about the displacement? Displacement आपको पता है आपको क्या करना होता है, you have to draw a straight line. This is the straight line. So इस केस में मेरे पास फिर से क्या बन रहा है, right angle triangle बन रहा है with two of its sides as the radius. तो अगर मेरे पास ये 7 है और ये भी 7 है, then again आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। ये भी एक शॉर्टकट है जो आपको मैथ्स में सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, राइट, तो उसका अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, आप पाइथागोरस थ्योरम ट्राई कर सकते हैं। आपको अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट है, आप कैलकुलेशन क्विकली कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बट अगर आप यहां पे एक शॉर्टकट यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स आपकी इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो भी 7 हो जाएगा, साथ में √2 लग जाएगा। मतलब अगर 10 और 10 होती तो 10√2, 20 होती तो 20√2। आप इसको ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है जो आप याद रखिए। सो इन दिस केस हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7√2, राइट। तो सर इसका क्या मतलब है कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग आएंगे, डिस्प्लेसमेंट कम डिस्टेंस ज्यादा आएगा। काफी हद तक ये ट्रू है, बट हर केस में ट्रू नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि दो पोजीशंस के बीच में या दो लोकेशंस के बीच में जो पाथ होता है वो स्ट्रेट ही होता है। तो इन दैट केस जो आपका डिस्टेंस हुआ वो भी स्ट्रेट पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट पाथ होता ही है। तो इन दैट केसेस आपके पास जो दोनों वैल्यूज आती हैं वो बिल्कुल इक्वल आती हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जनरली आपका क्या होता है, डिस्टेंस आपका ज्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपकी कम आएगी। बट जब आपके पास दो पोजीशंस हैं उनके बीच में स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी आ सकता है, ठीक है। एक स्पेशल केस और लेंगे। लेट्स सपोज कीजिए
मेरे पास ये इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, और मैं जो है इस पोजीशन को ए ले रहा हूं, इसको बी ले रहा हूं, मैं ए से बी जाता हूं और बी से दोबारा मैं कहां आ जाता हूं, ए पे आ जाता हूं। तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन थी वो क्या है, ए ही होगी। अगर इस केस में मुझसे कोई डिस्टेंस पूछता है तो मैं बड़ा इजीली उसको फाइंड कर सकता हूं बाय जस्ट फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द पाथ तो आपका सर्कमफ्रेंस ही है, 2 पाई r होगा, r जो गिवन होगा वैल्यू को पुट करके आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहां पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम आ रही है, सो इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। तो किसी भी केस में जहां पे आपको लगता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। आप बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज कीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से आप दोबारा अपने घर आ जाते हैं, आप को और कोई काम नहीं था मार्केट वगैरह में, तो आप डायरेक्टली कहां गए, दोबारा से अपने घर आ गए। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस हुआ वो तो आपका आपके घर से स्कूल का जो भी पाथ आपने कवर किया उसको लेके आप डबल कर दीजिए। लेट्स सपोज कीजिए वो 10 किलोमीटर था, तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो 20 किलोमीटर हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, बिकॉज आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, आपका घर, आप स्कूल गए, स्कूल से आप वापस आए, दोबारा अपने घर ही आए, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट जनरली आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी आती है डिस्टेंस से या बराबर आ सकती है। दैट्स द केस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इनके बीच का कंपैरिजन है, ठीक है। सो पॉइंट से काफी क्लियर हो जाएगा, हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी लिए हैं, हमने डिस्कस भी किया है, बाकी इन पॉइंट से हमारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ हो गया, है ना, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। फिर ये क्या है, कैन बी 0, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, ये कभी 0 नहीं होगा। आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहे सेम भी हो, देखिए अगर आप मूव ही ना करें, अगर आप वहीं के वहीं खड़े हैं तो फिर तो वो मोशन भी नहीं हुआ ना। अगर वो मोशन ही नहीं हुआ तो फिर काहे का डिस्टेंस और काहे की डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट जहां तक कि आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का केस कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका इनिशियल पोजीशन है, आप ए से बी जा रहे हैं, राइट, फिर क्या होता है, बी से आप दोबारा वापस सी पे आ जाते हैं। तो इस केस में अगर मैं आपसे, ये स्ट्रेट पाथ है, कोई ट्विस्ट और टर्न नहीं, स्ट्रेट पाथ है, ए से बी गए, बी से आप सी गए, मतलब सी जो है वो आप मान लीजिए कि इसी पाथ पे है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ए से बी आपका लेट्स सपोज करो 10 था, बी से सी आपका 5 था। अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो 10 + 5 कितना बोलेंगे आप, 15 किलोमीटर। अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्योंकि सी भी इसी पाथ पे लाई करता है तो ये 5 हो जाएगा। मैंने टोटल कहा था 10, इस ये वाला पार्ट 5 था, तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या होता है, आप सी से दोबारा ए पे आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। अब आप क्या करते हैं, ए से दोबारा और आगे बढ़ जाते हैं आप, लेट्स सपोज कीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब क्योंकि पहले मोशन, अगर मैं यहां पर डायरेक्शंस को ड्रॉ करूं तो हमारा ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। पहले हम ईस्ट में जा रहे थे, ए से बी आप कहां जा रहे थे, ईस्ट में जा रहे थे। जब आप बी से सी में आए तो आप उससे अपोजिट वेस्ट में आए, इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट देखिए कम होनी शुरू हो गई। जब आपने दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए, आप जो इनिशियल थी उसी पे आप फाइनल आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 भी होगी। अब आप उससे अगर और वेस्ट में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि डिस्प्लेसमेंट कैन इवन बी नेगेटिव। 0 तो वो हो ही रही थी, पॉजिटिव भी आई जाती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पहले जो मोशन हो, जिस डायरेक्शन में हो, आप उससे अपोजिट जाना शुरू कर दें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। द थर्ड पॉइंट, इट इज वेक्टर, और यहां पे मैंने क्या लिखा है, इट इज स्केलर। तो हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, देखिए जिस भी चीज को मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे प्यार आ रहा है, तो ये इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। वो फिल्मों में ही होता है कि इतना सारा, रियल लाइफ में वो नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो फीलिंग्स वगैरह जो है, इमोशंस वगैरह जो है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हाउएवर, हम जिस कप के अंदर
कॉफी या चाय पीते हैं उसके अंदर कितनी स्पेस है उसको मेजर किया जा सकता है, राइट। हमारी बॉडी का कितना वेट है इसको आप मेजर कर सकते हो, राइट। आपके पास कोई बाइक है, आप उसको कितना चला के आए हो, आप आधे घंटे के लिए घूमने गए थे, आपने उसको कितना चलाया है उसको आप मेजर कर सकते हो। तो मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती है हमारे, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है फिलहाल के लिए याद रखिए कि वो स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर होती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये स्केलर और वेक्टर क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, राइट। हमने अभी देखा कि हमने कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर डिस्टेंस को हमने बार बार कहा कि ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट को हमने बार बार कहा कि ये वेक्टर है। तो अब थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। तो ऐसा है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि हमारे पूरे फिजिक्स में हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, राइट। आपके पास कोई कप है, उस कप में कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, वो उसकी वॉल्यूम है, इसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, आपका दोस्त भी चला रहा है, आप तेज चला रहे हैं या वो तेज चला रहा है, अब आप इसको आप बोलते हो फास्टनेस को आप क्या बोलते हो, स्पीड, राइट। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या, जो अंदर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आती है उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए जाते हैं। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर दिस। आप स्केलर को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, हाउ टू रिमेंबर कि हम स्केलर किन को कहेंगे। तो आपका एस से स्केलर है, एक बिल्कुल सिंपल सी देसी ट्रिक है हमारी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, स से स्केलर और स से सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। सो द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक जग है, उस जग में आप वाटर डालते हो, लेट्स सपोज करो वो 2 लीटर्स ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो 2 लीटर्स, लीटर आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, और 2 क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, आपका नंबर होता है, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जहां पर से मैग्नीट्यूड होगा, और एग्जांपल आपके सामने बहुत क्लियर है, आप देख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस और मास। आप आगे जाके पढ़ेंगे मास को वैसे प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करते हैं, बट अगर हमसे कोई इन जनरल पूछता है कि भाई इस चीज का मास क्या है, तो हम बोलते हैं केजीज में, कि 2 kg है, 3 kg है। क्या यहां पर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट है, किसी डायरेक्शन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिस्टेंस के बारे में हमने देखा था कि आप बताते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर्स है, 20 किलोमीटर्स है। तो क्या हमने यहां पर डायरेक्शन स्पेसिफाई की, नहीं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। याद रखिएगा, स से स्केलर और स से सिर्फ मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जहां पर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास है वेलोसिटी, आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, आपके पास है फोर्स, या फिर आप वेट भी कह सकते हैं। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं उसके ऊपर अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, तो जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन की इसमें क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट हो गई। ऐसी आप देखिए आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी चलिए आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट को आप अभी पढ़ के हटे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैं ये बताता हूं कि मेरे स्कूल से मेरे घर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 किलोमीटर्स है इन दी वेस्ट डायरेक्शन। आप जब भी डिस्प्लेस होते हैं, या डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या कहा था कि दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 लोकेशंस। अब शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए आपको एक स्ट्रेट पाथ पे को फॉलो करना पड़ेगा और आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं। तो याद रखिएगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है जी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।